अध्याय 13 पेड़ की बात प्रश्न उत्तर कक्षा 6 विषय हिंदी किताब मल्हार पाठ से मेरी समझ से क नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। पहला, जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो, पौधे को कौन सा भेद पता लग गया? उत्तर, उसे उल्टा लटकाया गया है। दूसरा, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के मित्र कैसे हैं? उत्तर, हवा को शुद्ध करके सहायता करते हैं। ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। उत्तर, पौधे को गमले में औंधा लटकाया गया था। पौधे का सिर नीचे लटक रहा था और जड़ें ऊपर की तरफ थीं। एक दो दिन चले जाने के बाद पौधे को इन सबके भेद मालूम पड़ गए। इस पृथ्वी पर ऐसी जहरीली गैस होती है जिसकी वजह से इस पृथ्वी पर जो जीव जंतु रहते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। ऐसी जहरीली गैस पेड़ पौधों के लिए उपयोगी होती है। पेड़ पौधे ऐसी गैस का सेवन करके सबको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क, पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। उत्तर, इन पंक्तियों का आशय यह है कि पेड़ पौधों का जीवन प्रकाश के बिना असंभव है, क्योंकि बिना भोजन खाए कोई भी जीवित नहीं रह सकता और प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि हमारी प्राणवायु है। पौधों के हर रोए में प्रकाश विद्यमान है। ईंधन अर्थात पेड़ों की लकड़ी जलाने पर जो प्रकाश व गर्मी निकलती है वह वास्तव में सूर्य का प्रकाश तथा ऊर्जा है। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पौधों के हर कण में सूर्य की किरणें विद्यमान हैं। ख, मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। उत्तर, मधुमक्खी एवं तितलियों की फूलों तथा पौधों से मित्रता से कौन अनभिज्ञ है? यानी मधुमक्खियां फूलों से पराग कण लेकर दूसरे फूल पर ले जाती हैं। इस प्रकार वे प्रजनन प्रक्रिया में सहायता तो करती हैं, साथ साथ शहद भी चखती हैं। रंग बिरंगी तितलियां भी मधुपान के लिए फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। संख्या में अनगिनत मधुमक्खियां व तितलियां फूलों की शोभा बढ़ाती हैं। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ वाक्यांश नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मिलाते हैं वाक्यांश को उनके अर्थ या संदर्भ से। पहला, बीज का ढक्कन दरक गया। अर्थ या संदर्भ। छठा, बीज के दोनों दलों में दरार आ गई या फट गई। दूसरा, उसे अंगारक वायु कहते हैं। अर्थ या संदर्भ। चौथा, सांस छोड़ने पर निकलने वाली वायु कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा, पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निःशेष कर डालते हैं। अर्थ या संदर्भ। पांचवा, सूर्य के प्रकाश से पत्ते विषाक्त वायु के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। चौथा, प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। अर्थ या संदर्भ। दूसरा, जीवन के लिए सूर्य का प्रकाश आधार शक्ति या महत्वपूर्ण है। पांचवा, जैसे फूल फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। अर्थ या संदर्भ। तीसरा, अपनी संपन्नता और भावी पीढ़ी की उत्पत्ति से प्रसन्न संतुष्ट। छठा, इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। अर्थ या संदर्भ। पहला, मटमैली माटी और विषाक्त वायु से सुंदर सुंदर फूलों में परिवर्तित होते हैं। सोच विचार के लिए पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क, बीज के अंकुरित होने में किस किस का सहयोग मिलता है। उत्तर, बीज के अंकुरित होने में सहयोग मिलता है मिट्टी में उपस्थित जल तथा द्रव्य पदार्थों का, सूर्य के प्रकाश का, मनुष्यों द्वारा छोड़ी गई अंगारक वायु अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का, जड़ों द्वारा माटी से रसपान का। ख, पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं।
उत्तर, हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। हमारे प्रश्वास द्वारा छोड़ी गई अंगारक वायु यानी दूषित वायु। लेख की रचना। इस लेख में एक के बाद एक विचार को लेखक ने सुसंगत रूप से प्रस्तुत किया है। गमले को औंधा लटकाना या मूली काटकर बोना जैसे उदाहरण देकर बात कहना इस लेख का एक तरीका है। अपने तथ्य को वास्तविकता या व्यावहारिकता से जोड़ना भी इस लेख की विशेषता है। क, जैसे लेखक ने पेड़ की बात कही है, वैसे ही अपने आसपास की चीजें देखिए और किसी एक चीज पर लेख लिखिए, जैसे गेहूं की बात। उत्तर, गेहूं की बुवाई अक्टूबर महीने में की जाती है। गेहूं की फसल रबी फसल की एक प्रमुख फसल है। गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली यहाँ पर किया जाता है। अक्टूबर के समय से गेहूं की बुवाई की जाती है। इसकी फसल को सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके बाद गेहूं के लिए खेतों की छिड़काई करना ज़रूरी होता है। खेत में कीड़े न फैले, इसके लिए कीटनाशक का भी उपयोग करना ज़रूरी होता है। जब गेहूं पक जाते हैं तो उसमें कितनी नमी है उसकी जांच करना ज़रूरी होता है। ख, उसे कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो दोस्तों ये आप स्वयं कीजिए और कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क, इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्योछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। वृक्ष के समाप्त होने के बाद क्या होता है? उत्तर, वृक्ष समाप्त होने के बाद भी हमारे लिए बहुत कुछ करता है। पेड़ों की लकड़ी, ईंधन तथा फर्नीचर बनाने के काम आती है। धरती पर गिरे बीज मिट्टी से द्रव्य पदार्थ लेकर पुनः पौधे के रूप में उगने लगते हैं और फिर एक नया पेड़ बन जाता है। यही चक्र चलता रहता है। का, पेड़ पौधों के बारे में लेखक की रुचि कैसे जागृत हुई होगी? उत्तर, पेड़ पौधों के प्रति लेखक की रुचि जागृत होने का सबसे बड़ा कारण है वातावरण से जुड़ना। पेड़ों की हरियाली, ताज़ी हवा, उपवन के खिले रंग बिरंगे फूलों को देखकर प्रसन्न होना धीरे धीरे लेखक के मन में आया होगा कि ये पेड़ कितने निराले होंगे। प्रवाह चार्ट। बीज से बीज तक की यात्रा को बीज से बीज तक की यात्रा का आरेख पूरा कीजिए। तो दोस्तों, पहला है बीज, अगला अंकुर, अगला पराग, अगला पत्ता, अगला कली, अगला फूल, अगला फल और अंतिम बीज। तो ये थी बीज से बीज तक की यात्रा। अंकुरण। मिट्टी के किसी भी पात्र में मिट्टी भरकर उसमें राजमा या चने के 4-5 बीज बो दीजिए। हल्का सा पानी छिड़क दीजिए। 3-4 दिन तक थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। अब इसमें आए परिवर्तन लेखन पुस्तिका में लिखिए। संकेत। एक दिन में पौधे की लंबाई कितनी बढ़ती है, कितने पत्ते निकले, प्रकाश की तरफ पौधे मुड़े या नहीं, आदि। उत्तर, इस प्रयोग में हम राजमा या चने के बीजों को मिट्टी में बोने के बाद उनमें होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन करेंगे। यहाँ दिए गए क्रम में परिवर्तन लिखे जा सकते हैं। दिन 1, बीज में कोई खास बाहरी परिवर्तन नहीं दिखेगा। बीज मिट्टी में नमी और पोषण प्राप्त करने लगेगा। दिन 2, बीज अंकुरित होना शुरू करेगा। हल्के से बीज के खोल के फटने से संकेत दिखाई देने लगेंगे। छोटे छोटे सफ़ेद जड़ें मिट्टी के भीतर विकसित होंगी। दिन 3, बीज से अंकुर निकलकर मिट्टी की सतह पर आ जाएगा। तने का छोटा हिस्सा और एक या दो छोटे पत्तों की शुरुआत नजर आने लगेगी। दिन 4, पौधा हल्के हरे रंग का हो जाएगा। पौधे का तना धीरे धीरे सीधा होना शुरू करेगा और पत्ते धीरे धीरे प्रकाश की दिशा में मुड़ने लगेंगे। दिन 5-6, पौधे की लंबाई बढ़ेगी और पत्तियां पूरी तरह से खुलने लगेंगी। पौधा अब स्पष्ट रूप से प्रकाश की तरफ झुका हुआ दिख सकता है। पत्तों की संख्या बढ़ सकती है और पौधे की ऊंचाई में हर दिन लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो सकती है। आवश्यक ध्यान रखने योग्य बातें। पौधे की वृद्धि में नमी और प्रकाश का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि पौधे को पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलेगा तो वह प्रकाश की दिशा में मुड़ जाएगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी देना आवश्यक है ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे और पौधे की वृद्धि निरंतर होती रहे। इस प्रक्रिया के दौरान पौधे के तने, पत्तों की संख्या और लंबाई में हुए परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक नोट करना आवश्यक है। शब्दों के रूप। नीचे दिए गए चित्र को देखिए। यहाँ मिट्टी से जुड़े कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं।
जो उसकी विशेषता बता रहे हैं। अब आप पेड़, सर्दी, सूर्य जैसे शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द बॉक्स बनाकर लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर मिट्टी की विशेषता जैसे बता रहे हैं, चिकनी, नम, भुरभुरी, उपजाऊ, रेतीली, काली। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर। पेड़ की विशेषता बताने वाले शब्द, यहाँ पर हमने लिख लिया पेड़, हरा, फलदायक, घना, बड़ा, छोटा, सूखा। सर्दी की विशेषता बताने वाले शब्द, सर्दी, बर्फीली, कपकपाती, ठिठुरती, कड़क, हल्की, अधिक। तीसरा, सूर्य की विशेषता बताने वाले शब्द, सूर्य, धुंधला, प्रकाशमान, परोपकारी, चमकता, धधकता, गर्म। तो दोस्तों आप इनको नोट डाउन कर लेना, वीडियो पॉज करके चलते हैं आगे। पाठ से आगे मेरे प्रिय, नीचे दी गई तालिका से प्रत्येक के लिए अपनी पसंद के 3-3 नाम लिखिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं, जैसे कि फूल का है रसून, कुसुम, सुमन। पक्षी के पसंदीदा 3-3 नाम, पंछी, खग, विहग। वृक्ष के 3 नाम, तरु, पादप, पेड़। पुस्तक के 3 नाम, किताब, पोथी, विद्यासागर। खेल के 3 नाम, मजाक, मनोरंजन, समय बिताना। आज की पहेली, इस शब्द सीढ़ी में पाठ में आए शब्द हैं, उन्हें पूरा कीजिए और पाठ में रेखांकित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सभी शब्दों को लिख दिया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। पहला है रात, ऐसे बन रहा है हमारा रात। दूसरा है तमाम, यहाँ बन गया हमारा तमाम। तीसरा है ममता। चौथा है ताप। पांचवा है पल्लव। छठा है बसंत। सातवां है तना। आठवां है नाम। नौवां है मजबूत। 10वां है तरल। 11वां है लटक और 12वां है कथा। तो दोस्तों इस पहेली का उत्तर आप लिख लीजिएगा। चलते हैं आगे। खोजबीन के लिए इंटरनेट कड़ियों का प्रयोग करके आप जगदीश चंद्र बसु के बारे में और जान समझ सकते हैं। जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बसु एक विलक्षण और संवेदनशील वैज्ञानिक। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर। जगदीश चंद्र बोस अथवा जगदीश चंद्र बसु भारतीय वैज्ञानिक, जिन्हें न केवल भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जाना जाता है, बल्कि उन्हें रेडियो विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में भी अग्रणी माना जाता है। उनकी उपलब्धियों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन कर सकते हैं। पहला, जगदीश चंद्र बोस का जीवन परिचय। उनका जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल, अब बांग्लादेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में और उच्च शिक्षा के लिए वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। उन्होंने भौतिकी और बायोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध किए। दूसरा, वैज्ञानिक उपलब्धियां। रेडियो विज्ञान में योगदान। बोस ने रेडियो तरंगों की खोज की और वायरलेस संचार प्रणाली पर काम किया। उन्होंने माइक्रोवेव्स के अध्ययन के लिए उपकरण विकसित किए। वनस्पति विज्ञान में योगदान। वे यह सिद्ध करने वाले पहले वैज्ञानिक थे कि पौधों में जीवन होता है और वे बाहरी संवेदनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। इसके लिए उन्होंने क्रेस्पोग्राफ नामक उपकरण का निर्माण किया, जो पौधों की वृद्धि दर को माप सकता था। तीसरा, जगदीश चंद्र बोस के विचार। उनका विश्वास था कि विज्ञान और प्रकृति के बीच गहरा संबंध है। उन्होंने वैज्ञानिक विधियों का उपयोग कर यह सिद्ध किया कि पौधों और निर्जीव वस्तुओं में भी संवेदनशीलता होती है। वे भारत में विज्ञान शिक्षा के प्रबल समर्थक थे और विज्ञान को आम जन तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। चौथा, उनकी प्रमुख रचनाएं। उनकी प्रमुख पुस्तकों में रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग और द नर्वस मैकेनिज्म्स ऑफ प्लांट्स शामिल हैं। इन पुस्तकों में उन्होंने अपनी रिसर्च और प्रयोगों का विस्तार से उल्लेख किया है। इन बिंदुओं के माध्यम से आप जगदीश चंद्र बोस के जीवन और उनके कार्यों के बारे में अधिक जान सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारे सभी प्रश्नोत्तर यहाँ समाप्त होते हैं अध्याय 13 पेड़ की बात के। और हमने कक्षा 6 विषय हिंदी किताब मल्हार के सभी अध्यायों के प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त कर लिए हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप सभी अध्यायों के प्रश्न उत्तर वहाँ से देख सकते हैं।
मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उत्तर आपको करा सकूं वीडियोस में। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।